चलो गाइस, आवाज आ रही है? चेक करना जरा फटाफट से। यस, इफ यू आर एबल टू हियर मी, लेट अस स्टार्ट। बताइए जल्दी। हर्ष, रुचिका, शिवराज, तनीषा, प्रथमेश, हर्षा, सिद्धि, राम, गीतांजलि, अभिषेक, सब बढ़िया? किया जाए स्टार्ट। चलिए, सो गाइस वेरी गुड इवनिंग। कल हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था एक चैप्टर हमारे थ्योरी बुकलेट से। आपको फिजिकल कॉपी मिला है क्या आज? मेरे ख्याल से नहीं मिला होगा। मिला है क्या? चेक करो, बताओ जरा। नहीं मिला ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने कल वाला ये कहां सेव किया? एक सेकंड ना। आपने होमवर्क किया क्या? आपने रीड आउट किया एक बार आज, जो मैंने आपको कल बोला था गो थ्रू करने के लिए? मेरे ख्याल से किया होगा या नहीं किया है? हाँ जी, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने पॉइंट नंबर 23 तक कंप्लीट किया था। आज डायग्राम्स के अंदर में अलग अलग टाइप के डायग्राम्स जो थे उनको देखते हैं। मैं पहले समझा देता हूं, फिर पढ़ने का टाइम देता हूं मैं, ठीक है? चलिए ध्यान देना, पूरी तरीके से 100% फोकस करना सामने। पहला दिया हुआ बार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर में सिंपल बार डायग्राम होता है, मल्टीपल बार डायग्राम होता है, सब डिवाइडेड या फिर 2 डायमेंशनल बार डायग्राम होता है। एक्चुअल में बता दूं आपको 3 डायमेंशनल बार डायग्राम भी आजकल होता है। सो ये 2D 3D वाले बार डायग्राम्स होते हैं जो अपन पेपर पे बनाते हैं। आइडियली वो तो 1D होता है, 1 डायमेंशनल, हम जैसे देख पा रहे हैं बस वैसे ही। उसके अलावा 2D जहां पे से प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, 3D एक्सेट्रा भी आता है, बट वहां पे इतना जाने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज है ना आपकी सिंपल बार डायग्राम, अब सिंपल वाले में देखो ऐसे वाले बार जो आपने देखे हुए थे ये वाले। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये इसको लगा के दूसरा, फिर ये एक चीज का उसको लगा के ये दूसरा, इस तरीके से कुछ आने वाला है। और जो सब डिवाइडेड होता है बेटा, सब डिवाइडेड के अंदर में आई विल टेल यू, सपोज ये है सब डिवाइडेड, तो ये एक बार है और सपोज ये दूसरा बार है, इसके बीच में यहां पे अलग अलग शेडिंग करके चीजों को बनाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से, राइट? मतलब एक ही बार है, उसी बार के अंदर में कंटेंट, मतलब यहां पे ये सब डिवाइड हो गया। ये एक बार है, इस बार को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। यहां पे एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार एक्सेट्रा, ये सिंपल। और यहां पे है जी मल्टीपल, जहां पे हम 2 बार्स को साथ में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? सो सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड एंड 2 डायमेंशनल। ये रहा पहला पॉइंट आज का। पॉइंट नंबर 2 इज वेरिएबल। अब चलिए फटाफट से बढ़ते आगे, अपन ने पढ़ा हुआ है। तो वेरिएबल की जब मैं बात करता हूं, एनी न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स विच कैन बी मेजर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच कैन बी मेजर्ड or whose value varies from one individual to another individual, that is also referred to as variable. Example, height, weight, income, etc. उसके 2 टाइप्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, राइट? फिर डिस्क्रीट के अंदर में जहां हम एक काउंटेबल नंबर ले रहे हैं, सर काउंटेबल नंबर किस चीज का? ये हो सकता है फाइनाइट का भी और ये हो सकता है इनफाइनाइट का भी, बट ये काउंटेबल होना चाहिए। अगर काउंटेबल नहीं होता तो मतलब नहीं। काउंटेबल के साथ साथ हमने एक और वर्ड पढ़ा हुआ है, वो है आइसोलेटेड। ये एक अकेला वैल्यू है और वो वही वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू वैसा ही रहेगा। कंटिन्यूअस के अंदर में हमने देखा हुआ है दैट ये एक वैल्यू अज्यूम कर सकता है बिटवीन 2 सर्टेन लिमिट्स। एक स्टार्टिंग लिमिट है, एक एंडिंग लिमिट है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग, एंडिंग लिमिट के अंदर में ये एक वैल्यू अज्यूम करके आपको दे देगा। तो वो रेंज हो सकता है आपका, इंटरवल हो सकता है, उसके अंदर वो चीज आ सकती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अच्छे से, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ग्रुप ऑफ वैल्यूज को हम डिस्ट्रीब्यूशन या हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। कोई भी ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, 10 बार रिपीट हो रही है, तो वो 10 जो है ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हमने देखा अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज द है वहां पे, इन विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स गिवन विद द फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वहां पे सिंपल सा फंडा उन्होंने बताया हुआ है। क्या है? एक डेटा दिया गया है, डेटा के साथ आपको इंटरवल है, इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है साथ में, बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वो डिस्क्रीट भी हो सकता है एंड वो आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इफ द वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इन सम सिस्टमैटिक मैनर, देन द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। मतलब यहां पे क्या है, डेटा कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका डेटा हो जाएगा डिस्क्रीट, और वो डेटा के साथ उसका नंबर ऑफ
रिपीटेशंस भी आने वाला है जो हो सकता है उसका फ्रीक्वेंसी। तो डेटा के साथ उसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है, बट डेटा कौन सा है? डेटा डिस्क्रीट है आपका, मतलब आइसोलेटेड वैल्यूज है, यहां इंटरवल नहीं है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या? हाँ जी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जहां आपको वैल्यूज दिए गए हैं क्लास इंटरवल में, और उसका लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट दिया हुआ है, उसके साथ साथ उसका आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो स्मॉलर वैल्यू जो है उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, हायर वैल्यू जो उसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। जो लोअर क्लास लिमिट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो अपर क्लास लिमिट है ये आपका एंडिंग पॉइंट है। इतना देख लो फटाफट से, गो फॉर इट फास्ट। प्लेन रीडिंग करिएगा, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, मार्क करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। गो फॉर इट फास्ट। होने पर डन बताइए, तुरंत से आगे बढ़ेंगे। हाँ हर्ष, मिल जाएगा। इज इट डन? चलिए, जिनका हो गया बढ़िया है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप बाद में वापस से आ सकते हो इस चीज पे। सो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट अपर लिमिट इज रिफर्ड टू एज क्लास लेंथ और क्लास मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड। बस हमने एक बात देखी है, क्लास लेंथ एग्जैक्ट निकालना है, अगर क्लास लेंथ अगर एग्जैक्ट निकालना है तो क्लास लेंथ हम एग्जैक्ट कैसे निकाल सकते हैं? क्लास लिमिट से या क्लास बाउंड्री से? हमने इसको वहीं पे जब मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा था तभी हमने चेक किया कि क्लास लेंथ जो निकालना है ये प्रॉपर इफेक्टिवली आता है जब हम क्लास बाउंड्रीज रेफर करते हैं, राइट। जब हम क्लास बाउंड्रीज रेफर करते हैं तो उसको क्लास विड्थ भी कहा जाता है, उसको क्लास विड्थ भी कहा जाता है। सो इसी में ऐसा मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप बाद में इसमें से चेक कर लेना। और इट इज कॉल्ड एज क्लास विड्थ। बट ये सभी जो भी चीजें हैं यहां पे क्या हो रहा है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री इज एक्यूरेट। आपने करके देखा हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर में, राइट पीपल। उसके बाद सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू जो होता है, अब देखो कई बार क्या हो जाता है, आपको ये पता होगा ऑलरेडी सिंस आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर मैं लिखता हूं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। अब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 की कोई बात नहीं, बट बात ये है कि यार मैं हर बार 10 to 20 में ये पूरा क्लास हर बार नहीं लिख सकता, मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए।
उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, या हम उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। आप वो मिड पॉइंट को ही हर बार सिर्फ यूज कर सकते हो। तो जो सेंट्रल पॉइंट अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल वैल्यू को हम बोलते हैं मिड पॉइंट या मिड वैल्यू या क्लास मार्क। मोर इंपॉर्टेंटली हम इसको क्लास मार्क बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है क्लास मार्क, इट इज नथिंग बट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो कैन आई से क्लास मार्क इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे स्टॉप करिए, वहां पे उस चीज को डिस्कस करेंगे, क्लियर कर लेंगे। व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर सो फिक्स्ड दैट द अपर क्लास लिमिट इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास, इट इज नोन एज इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में हमने ये भी देखा था कि ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग। मुझे फटाफट से बताइए, इंक्लूसिव ओवरलैपिंग है एक्सक्लूसिव ओवरलैपिंग है? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव ओवरलैपिंग है। तो इंक्लूसिव के केस में ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब 0 to 9, 10 to 19 एंड सो ऑन। और ओवरलैपिंग में 0 to 10, फिर 10 to 20 एंड सो ऑन। बराबर बोल रहा हूं ना? उसके बाद 38 की बात करता है। 38 के अंदर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू अ क्लास is the sum of the frequency up to and including that particular class। तो इसके अंदर भी दो टाइप्स थे, क्यूमुलेटिव के अंदर में भी था लेस देन क्यूमुलेटिव, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखा करते थे, इफ यू रिमेंबर, राइट। यहां पे एक हमने चीज भी देखी हुई है, यहां पे एक चीज भी देखी हुई है, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, दिस इज इक्वल टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास। अगर आपको ये वाली चीज याद है तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था कि इस तरीके से ये होता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको अगर याद होगा समरी चार्ट में हमने चेक किया है, तो रिलेटिव के अंदर में क्या आ जाया करता था, रिलेटिव में के अंदर में फ्रीक्वेंसी टू दी टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी था ये, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज में क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये भी वही सेम चीज है, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास टू दी टोटल फ्रीक्वेंसी, उसी का रेशियो लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो परसेंटेज की टर्म्स में बेसिकली, और कोई भी चीज नहीं थी। तो इसके बाद दो और पॉइंट्स है, तीन और पॉइंट्स देख ही लेते हैं, साथ में रीड कर लेना। ग्राफ्स जो होते हैं, ग्राफ्स में हमने चार चीजें देखी थी, आपको याद होगा लिमिटिंग फॉर्म में हमने लाया था यहाँ पे पिक्चर में, कल लिमिटिंग फॉर्म देखा था ना बंदे। तो पहला क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यानी कि गैप्स हो गए क्या, नहीं, इसका दूसरा नाम एरिया डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजीव्स, राइट। इसके अंदर मैं कुछ चीजें अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से मैं मोड निकाल सकता हूं, इसमें से ओजीव्स में से मैं पार्टीशन वैल्यूज निकाल सकता हूं, ओजीव्स में से मैं पार्टीशन वैल्यूज निकाल सकता हूं, राइट। और फ्रीक्वेंसी कर्व इज नथिंग बट लिमिटिंग फॉर्म ऑफ ए एंड बी हियर, मतलब ये ए और ये बी की बात कर रहा हूं। इसको हम एरिया डायग्राम भी बोल रहे थे अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो हिस्टोग्राम से आप मोड निकाल सकते हो, अगले पॉइंट में वही लिखा हुआ, ओजीव से आप मीडियन निकाल सकते हो, अगले पॉइंट में वही चीज लिखी हुई है। इज इट क्लियर पीपल? इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। मुझे फटाफट से बताइए कोई डाउट है क्या, नहीं है तो हम तुरंत से आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट है यहां तक तो बताइए। मोस्ट थ्योरी आपका जो आने वाला है वो इसी में से आने वाला है, अकॉर्डिंगली अपन ने उसको उतना टाइम देके अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है।
हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरियाग्राम सेम है? अरे नहीं हर्षा, मैंने कल तो वही चीज तो बताई आपको। कल उसके ऊपर ही अपन ने डिस्कशन किया था कि हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम एरिया डायग्राम होता है, हिस्टोरियाग्राम लाइन डायग्राम होता है। ठीक है, हिस्टोरियाग्राम इज लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम इज एरिया डायग्राम। देखो याद करने का सिंपल सा फंडा बताता हूं। हिस्टोरियाग्राम में रिया आती है, रिया आएगी तो लाइन मारेंगे, अब ऐसा याद कर सकते हो। तो हिस्टोरियाग्राम लाइन डायग्राम, ऐसा ऐसा आप बोल सकते हो। तो वहां से आप वो कंफ्यूजन जो आपको हो रहा होगा वो आप निकाल सकते हो। हाँ नंदिनी जी, बस यही करने वाला हूं मैं, डोंट वरी। मैंने आपको बताया ना, मैंने कल ही बताया आपको कि आपके पास सिंस फिजिकल कॉपी नहीं है अवेलेबल, तो मैं ये आपको इजीली भेज दूंगा, आप इससे इजीली रिलेट कर सकते हो। इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना आप लोगों के लिए, बराबर ना? नहीं, बट तुम मुझे भूल जाते हो, क्या बताऊं मैं। ठीक है चलो सह लेंगे। चलो डिस्पर्शन सेंट्रल टेंडेंसी पे आगे बढ़ सकते हैं क्या, बताओ हाँ या ना। डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी पे आगे बढ़ सकते हैं क्या, बताओ हाँ या ना। सेंट्रल टेंडेंसी पे डिस्पर्शन पे बढ़ना है क्या, आगे बताइए हाँ या ना। अब ना बोलूंगा तो भी मैं बढ़ूंगा ही आगे, बट पूछ रहा हूं तो पूछ ही रहा हूं तो बता ही दो। समरी की जरूरत है क्या तुमको, या जरूरत नहीं है, क्या बोलते हो? मैं एक बार गोथ्रू करवा लेता हूं, एक बार गोथ्रू करवा लेता हूं, फटाफट से ध्यान देकर के समझ लीजिएगा पहले, ठीक है? सिर्फ गोथ्रू कर लेते एक बार, आपको अगर लगता है कि इसकी आपको हेल्प होगी तो आप यूज कर लेना, ठीक है? क्लियर है, पक्का, राइट है? चलिए अरे श्रुति जी, मैंने ऑलरेडी थ्योरी नोट्स का पीडीएफ भेजा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। गीतांजलि बोल रही है सर बीसीआर का चार्ट बना करके वॉल पे चिपका भी दिया, बस वो वॉल के साथ सेल्फी खींच के भेज दो मुझे, आप खुशी होगी, ठीक है? ऐसे मतलब दीवार जहां है आपका चार्ट जहां दिख रहा है, मस्त सेल्फी खींचो और मुझे भेज दो, ठीक है? चलिए आइए लेट्स गो। वन लास्ट टाइम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, आपको आइडिया देता हूं पूरा फ्लो चार्ट कि यार ये चैप्टर बना कैसे है, चैप्टर में कहां से चीज कहां आई, कहां से हम कहां गए, राइट? तो हमने स्टार्ट किया स्टैटिस्टिक्स से, ये देखो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एक साइड मैंने स्टैटिस्टिक्स लिखा है, एक साइड मैंने डेटा लिखा हुआ है, ठीक है? पहले स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में हिस्ट्री देखा हमने, लैटिन रूट स्टेटस, इटालियन रूट स्टैटिस्टिक, जर्मन रूट स्टैटिस्टिक के वाला, फ्रेंच रूट स्टैटिस्टिक क्यू। डेफिनेशन में हमने देखा सिंगुलर डेफिनेशन टेक्निक की बात करते हैं, जो टेक्निक को हम यूज करते हैं डेटा के ऊपर, और वो जो डेटा है वो भी स्टैटिस्टिक्स है, वो प्लूरल वाला पार्ट है। उसके बाद हमने देखा इसका एप्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स के फील्ड में, बस उतना ही। फिर ये इतनी चीज थी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसके अलावा था डेटा, डेटा के तीन क्लासिफिकेशंस थे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बात कर रहा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में। क्वांटिटेटिव था वेरिएबल, क्वालिटेटिव था एट्रीब्यूट। जो क्वांटिटेटिव है उसको हम डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस में बाइफरकेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट में आइसोलेटेड एंड काउंटेबल वैल्यू है, कंटीन्यूअस में रेंज या इंटरवल आपको दिया गया है। जब मैं डिस्क्रीट की बात करता हूं, विदाउट फ्रीक्वेंसी भी है, विद फ्रीक्वेंसी भी है। हम एक्सआई लिखते हैं, यानी कि एक्स उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, और एफ से फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन रिपीट्स इटसेल्फ, राइट? और उसी फ्रीक्वेंसी से हम गए तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था, प्रीवियस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस करंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल गिव करंट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी हम देख चुके हैं। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी विल गिव यू करंट फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने ये भी देखा n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू लास्ट क्लास का लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास का मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसी के अंदर में जब हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस की, तो उसमें इंक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव मतलब ओवरलैपिंग, जहां पे लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री। और इंक्लूसिव में नॉन ओवरलैपिंग था, जहां पे लोअर क्लास लिमिट इज नॉट इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट इज नॉट इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने करना है यूसीएल ऑफ दी फर्स्ट क्लास या कोई भी क्लास माइनस एलसीएल ऑफ दी इमीडिएट नेक्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2, आपको मिल जाएगा डी, इससे आपको मिलेगा डी। आपने क्या करना है, आपको डी डिवाइड बाय 2 जो है ये माइनस करना है सभी एलसीएल से या लोअर क्लास लिमिट से, और डी बाय 2 को ऐड करना है सभी यूसीएल से। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क भी होता है अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। सी इज फॉर क्लास लेंथ और क्लास विड्थ जो होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। ये सब चीजें थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की, सिर्फ और सिर्फ कौन सी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की, राइट। बहुत मेहनत करके चार्ट्स बनाए हुए हैं, बहुत लोगों को इसका बेनिफिट होता है सालों सालों से, आपको भी होगा इसका बेनिफिट अगर आप इसको यूज करोगे। मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूं, बहुत सारे बच्चों ने तो इसको मस्त चार्ट वगैरह पे लगा करके अच्छे से बनाया हुआ है। मतलब अगेन सेम वो चार्ट वाला पॉइंट ही आपको बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास कुछ सैंपल्स भी है, बहुत अच्छे से बच्चों ने बनाया हुआ है, आप भी एक बार उसको चेक कर सकते हैं। आई शो इट टू यू। सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो था उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया था। प्राइमरी कलेक्टेड प्लस यूज्ड बाय सेम पर्सन, सेकेंडरी कलेक्टेड यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, उसमें हमने इंटरव्यू देखा, उसमें पर्सनल या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड टेलीफोनिक। फिर सेकंड मेल्ड क्वेश्चनर, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर्स, राइट। ये सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अच्छा नहीं, सेकंड में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ऑफ सेकेंडरी, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, क्वासी गवर्नमेंट एंड अनपब्लिश्ड, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि अगर थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की मैं बात करूं तो उसमें आ जाता है क्रोनोलॉजिकल, ग्राफिकल, सॉरी ज्योग्राफिकल यानी कि स्पेशल था, ये टेम्पोरल था, टाइम सीरीज था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और उसके बाद स्क्रूटिनी पढ़ा अपन ने, 2 और मोर सीरीज और इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करता है। हमने 3 और फॉर्मूलाज पढ़े, फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, रिलेटिव में फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू 100। याद आ रहा है क्या? इस चीज को एक बार फटाफट से देख लो, इस वाले पार्ट को एक बार फटाफट से देख लो, गो फॉर इट फास्ट। हाँ जी, सो मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि नॉर्मल मोड्स क्या होता है, टेक्सचुअल होता है, टेबुलर होता है, डायग्राम होता है। टेक्सचुअल इजी टू अंडरस्टैंड फॉर लेमैन है, टेबुलर में बॉक्स हेड था, कैप्शंस, यूनिट्स, टेबल नंबर, टेबल टाइटल, बॉडी, स्टब्स, सोर्स नोट, फुट नोट्स। डायग्राम के अंदर में हमने देखा लाइन चार्ट या हिस्टोरियोग्राम, बार चार्ट जहां गैप्स होते हैं, पाई चार्ट इन रिलेशन विद दी टोटल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के अंदर में हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी के अंदर में एरिया डायग्राम होता है, हिस्टोग्राम, ये इससे अलग होता है, ये मोड हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, विदाउट गैप्स होता है और एलसीबी यूसीबी यूज करके होता है। उसी के नीचे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी देखा, फिर हमने ओजीएस भी देखा, ओजीएस में लेस देन ओजीएस, मोर देन ओजीएस, यहां से हम पार्टीशन वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। फिर फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको हम लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड एरिया डायग्राम बोलते हैं, उसमें 4 थे, बेल, यू शेप, जे शेप और मिक्स्ड। यस, आपको समझा है क्या? बताइए हाँ या ना, जल्दी से बताइए हाँ या ना, समझा है क्या आपको?
यहां तक समझा है क्या आपको? कोई डाउट, कोई चीज आप चाहो तो आप इससे ये बना सकते हो, क्या बोलते हैं, चार्ट बना सकते हो। मैं वही सैंपल चेक कर रहा हूं, अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ बच्चों ने बनाया था रिसेंटली, तो अगर हो सके तो आई जस्ट शो इट टू यू। ऐसा फुल इमेज तो शायद नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। क्लियर है क्या? पक्का बताइए। हाँ, ये मैं आपको दिखा सकता हूं, उससे आपको आइडिया लग सकता है। और उसमें भी ना ऐसे फुल फ्लेजेड दिख नहीं रहे हैं फोटोज। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? पक्का आपको लगता है हेल्प हो रही होंगी तो कर लेना। ये देखो, ऐसे बच्चों ने चार्ट्स बनाए थे, इसमें पूरे मैथ्स और स्टैट्स मतलब पूरे 3 या 4 चैप्टर्स के फॉर्मूला इसमें डाले हुए थे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बस उसी चीज को फिर रिवाइज करना है। ये देखो यहां पे भी आपको एक आइडिया आ रही होंगे, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, सभी शॉर्टकट्स वगैरह वहीं डाल करके दे दिए है मैंने। तो अभी आपके ऊपर है, क्योंकि अभी आपके मेथड्स अलग हो सकते हैं शायद, तो आप अकॉर्डिंगली देखिएगा। बट मेथड्स अलग भी होंगे, शॉर्टकट्स अलग भी होंगे, तो वो शॉर्टकट्स को इनकॉर्पोरेट करके समरी बना लो, फटाफट से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, आसानी हो सकती है। मैं बढ़ता हूं आगे, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। आइए समझते हैं फटाफट से चीजों को। सेंट्रल टेंडेंसी की बात करता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। ये सेंट्रल टेंडेंसी का इतना सा पूरा सा चार्ट रहा, इतने में पूरा चैप्टर फिनिश किया हुआ है मैंने, राइट। तो इसका बेसिक एक प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्कस करते हैं। शॉर्टकट्स फॉर्मूलाज पे ऐसा नहीं जाऊंगा मैं, मतलब मैं जाऊंगा बट आप अपने हिसाब से उसको चेक करिएगा। आपके सामने शायद नोटबुक आपने रखना है कि जहां से आपने रेफर किया हुआ, जो आपने रेफर किया हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्यों जरूरी है? बिकॉज इसके अलावा थ्योरी नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। सो आइए पहले तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू होता है जो हमें हेल्प करता है गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी उसका टेंडेंसी समझने के लिए, मतलब उसका पैटर्न समझने के लिए कि ऑब्जर्वेशंस किस तरफ जा रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना पीछे आ रहे हैं, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये समझने के लिए एक ही सेंट्रल वैल्यू चाहिए। बिकॉज मैं 100 वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मेरे पास 0 to 100 ऐसे कुछ 100 वैल्यूज है, सपोज 200 वैल्यूज है, इसमें से एक ही वैल्यू मुझे चाहिए, एक सेंट्रल वैल्यू चाहिए जो रिप्रेजेंट करेगा पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को और उसका टेंडेंसी बताएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत लॉजिकल चीज है, कुछ भी ऐसा इसमें ये नहीं कि यार ये मैथ्स है इसका लॉजिक नहीं, ऐसा नहीं। बहुत प्रैक्टिकली आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के डेट पे हर इंसान यूज कर रहा है। उस हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायनेमिक्स के पीछे, एल्गोरिथम्स के पीछे सेंट्रल टेंडेंसी छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका मीन, मीन के बाद दूसरा है पार्टीशन वैल्यूज और तीसरा है मोड। सर मीन मीडियन मोड होता है ना? नहीं, मीन होता है, पार्टीशन वैल्यूज होता है और मोड होता है। मीन के अंदर में क्या होता है, आप एवरेज के हिसाब से बात करते हो। 3 तरह के एवरेज होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, राइट। पार्टीशन वैल्यूज मतलब कुछ आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाता है मीडियन। आप उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो क्वार्टाइल्स, आप उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो डेसाइल्स, आप उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो परसेंटाइल्स, राइट। अब यहां पे ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये मोड 8, ऐसे मिला के 8 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आइए एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले मीन को समझते हैं। तो मीन में 3 चीजें थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है सबका टोटल ले लो और डिवाइड बाय जितने भी नंबर है वो ले लो, जिसमें कि हम इसको x बार से भी डिनोट करते हैं। तो मैं लिखता हूं x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x साइड अपॉन n। मतलब क्या? समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दिया गया है तो मैं फ्रीक्वेंसी से मेरा ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब समेशन ऑफ fi इंटू xi। fi xi पहले हम टोटल मतलब मल्टीप्लाई करते उसका हम सम लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल n। कैपिटल N क्या है आपका? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं है, बराबर। फिर कंबाइंड हार्मोनिक मीन पॉसिबल था, बिकॉज हार्मोनिक मीन का जो बेसिक फंडा आता है वो आता है अर्थमेटिक मीन से ही। ठीक है, अब यहां पे जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, राइट। देखिए आपको शॉर्टकट आ रहा है, अच्छी बात है, बट फॉर्मूला आपको एक हाथ बार देख के लेना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में कई बार फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है, जहां पे कोई थ्योरी चीज पूछी है फॉर्मूला के बेस्ड पे है वो, तो आपको एक बेसिक आइडिया फॉर्मूला का भी रफ आइडिया होना जरूरी है, राइट। ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ
दी ऑब्जर्वेशंस और फिर उसका nth रूट लिया हुआ है। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन से 3 x1 x2 x3 इन तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, कितने हैं 3 है, तो उसका क्यूब रूट लिया जाए या फिर इसको रेज टू 1/3 रेज टू 1/3 लेना एंड क्यूब रूट लेना, बात तो एक ही है, राइट। अगर इसी में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो x1 रेज टू f1, x2 रेज टू f2, x3 रेज टू f3, राइट, एंड रेज टू 1/f, यानी कि दैट बिकम्स 1/N। ये हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन वाला पार्ट आपका, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द nth रूट ऑफ इट, मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। फिर हार्मोनिक मीन में ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दो रेसिप्रोकल दिए गए हैं, पहला रेसिप्रोकल किसका है, ऑब्जर्वेशन का, मतलब ऑब्जर्वेशन xi है तो 1/xi किया जाएगा। फिर आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना, उस अरिथमेटिक मीन का भी आपने क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये देखिए ये ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल है 1/x है। अरिथमेटिक मीन में सम अपॉन नंबर आता है ना, या देखिए नंबर अपॉन सम आया है, बट सम किसका आएगा, ऑब्जर्वेशंस का नहीं, सम आएगा रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, तो यहां रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ यू कैन से मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। इसी में फ्रीक्वेंसी ऐड करना है तो रेसिप्रोकल की जगह पे यहां पे फ्रीक्वेंसी, मतलब रेसिप्रोकली फ्रीक्वेंसी ऊपर आ जाएगा और यहां n की जगह कैपिटल N आ जाएगा। और हार्मोनिक मीन अगर कंबाइंड निकालना है तो क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, मतलब यहां पे भी देखिए रेसिप्रोकल लिया जा रहा है मीन्स का, राइट। क्या आपको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन समझा है? आपके हिसाब से जो भी आपने किया होगा उसके हिसाब से आपने बुक में देखा है जब मैं अभी बता रहा था, हाँ या ना? जो भी आपने पढ़ा हुआ उसको आप रिकॉल कर पा रहे हो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। सर फ्रीक्वेंसी वाला हार्मोनिक मीन एक बार रिपीट करिए। सी फ्रीक्वेंसी वाले में रेसिप्रोकली लेना है, बट ऊपर 1 लिखने की जगह वहां फ्रीक्वेंसी लगा देना है। तो अगर मैं लिखता हूं 1/x1 तो हो जाएगा f1/x1, बस इतना ही फर्क है, ठीक है अभिषेक, राइट। अब यहां पे देखिए इसके दो प्रॉपर्टीज है। पहली चीज तो हम जब स्पीड के बारे में बात करते हैं, एवरेज स्पीड, तो हम एवरेज नहीं यूज करते हैं, हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। मतलब हम अरिथमेटिक मीन को नॉर्मल एवरेज बोलते हैं ना, हम उसको नहीं यूज करते, हम हार्मोनिक मीन को यूज करते हैं इन केस ऑफ स्पीड। आपको उसका लॉजिक शायद पता होगा। उसके अलावा अगर ऑब्जर्वेशन सभी के सभी सेम है तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ये भी सेम रहने वाले हैं। अगर आपके ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है तो अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा और फिर हार्मोनिक मीन होगा। सो AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, राइट। इसी के बाद मैं बढ़ता हूं पार्टीशन वैल्यूज पे। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर में 4 पार्टीशन वैल्यूज है। देयर इज मीडियन, मीडियन you can say divides the set of observations into 2 equal parts। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मीडियन तो एक ही लगता है, तो देयर इज ओनली वन मीडियन, इट डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक मीडियन के लेफ्ट साइड पे, एक मीडियन के राइट हैंड साइड पे, राइट। तो अगर ऐसा मैं एक चार्ट ड्रॉ करूं, यहां आपका मीडियन आ जाएगा, सॉरी यहां आपका मीडियन आ जाएगा, ये आपका पहला हाफ है और ये आपका दूसरा हाफ है, ठीक है जी। और मीडियन को हम कैपिटल M स्मॉल e ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम x बार बोलते हैं अरिथमेटिक मीन के लिए। फिर क्वार्टाइल्स यूजुअली यूज किया जाता है ओपन एंड क्लासेस के लिए, मतलब क्या, जहां पे ये फोकस करता है मिडिल सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करता है। तो स्टार्टिंग का एक ऑब्जर्वेशन नहीं भी है, क्लास ओपन है, एंड का भी क्लास ओपन है तो भी चल जाएगा। ओपन क्लास मतलब क्या, जब मैं बोलता हूं ना लेस देन 10 और यहां पे फिर 10 to 20, 20 to 30 एक्सेट्रा, और यहां पे लिखता हूं मैं मोर देन 100 ऐसा, तो इसको हम ओपन एंड क्लास इंटरवल बोलते हैं, जहां हमारा फोकस सेंट्रल 50% वैल्यूज पे होता है, राइट। तो यहां पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 क्वार्टाइल लगेंगे। क्वार्टाइल को एक्सप्रेस करने के लिए Q1, Q2, Q3 एक्सप्रेस किया जाता है। अब जब ये है सपोज यहां पे ऐसा कुछ, तो ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा, बट इसी को हम मीडियन भी बोलते हैं बिकॉज ये हमें यहां पे एक साइड और यहां पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 2। इसके अलावा डेसाइल्स, देयर आर 9 डेसाइल्स व्हिच विल हेल्प अस टू डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू 10 इक्वल पार्ट्स। सो D1, D2, D3 से लेकर के D9 तक सेम आपका जाता है परसेंटाइल के लिए। परसेंटाइल में 99 परसेंटाइल से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, फ्रॉम P1 टू P99। तो ये सबके जो हाफ है यानी कि मीडियन, क्वार्टाइल 2, डेसाइल 5 और परसेंटाइल 50, ये सभी इक्वल होने वाले हैं। जब हम डिस्क्रीट डेटा के लिए बात करते हैं, अब अगेन यहां पे जो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, ये मैं मेरे हिसाब से जो पढ़ाता हूं वो बता रहा हूं, आप आपके हिसाब से आपके बुक में फटाफट से जब तक मैं ये समझा रहा हूं तब तक आप देख सकते हो। आपको अगर ये एक बार देख लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जब आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बाद में, थ्योरी खत्म होने के बाद रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस समय पे आप मेरे मेथड को भी समझ सकते हो अगर समझना चाहते हो। नहीं तो बहुत अच्छा, जो कर रहे हो उसी को करते रहो। डिस्क्रीट डेटा अगर है, डिस्क्रीट डेटा अगर है विदाउट फ्रीक्वेंसी,
तो उसमें आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब बीच का वैल्यू देख लो, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो खास करके बीच का वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर नहीं तो आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, n प्लस वन अपॉन टूथ वैल्यू। फिर आपको वैल्यू सपोज ये आ गया 2.75, इसको बाइफरकेट करना है बिटवीन सेकंड वैल्यू एंड 0.75 वैल्यू। सेकंड वैल्यू जो भी होगा असेंडिंग ऑर्डर में आपका ऑब्जर्वेशंस अरेंज करने के बाद, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ऑब्जर्वेशंस अरेंज करने के बाद, कोई भी एक ऑर्डर में अरेंज करना ही करना है। उसके बाद 0.75, अब देखो 2 से लेकर के आगे निकलना ना, सेकंड से थर्ड पे जाने से पहले 0.75 लेना है उस चीज का। तो आप थर्ड माइनस सेकंड करिए, मल्टीप्लाई बाय 0.75 करिए और उसमें सेकंड वैल्यू आप ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 2.75 वैल्यू, दैट बिकम्स योर मीडियन। इन दी सेम मैनर क्वार्टाइल की बात करनी तो n प्लस वन अपॉन फोर्थ, मतलब देखिए आपको जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डिनोमिनेटर वो होना चाहिए। मीडियन में 2 इक्वल पार्ट्स, डिनोमिनेटर 2 होना चाहिए। क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स, डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। थर्ड क्वार्टर है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे तो मीडियन एक ही आता है तो उसको बस 1 ही रखिए, मतलब उसको मल्टीप्लाई किससे करना नहीं है। एट द सेम टाइम यहां पे n नहीं आता है, n प्लस वन आता है, जस्ट टू गेट अ प्रॉपर एक्यूरेट आइडिया। तो ये डिस्क्रीट के लिए, जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जब आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इंटरवल दिया हुआ है और उसी के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका, तब आपने क्या करना है, राइट, तब आपने एनपी निकालना है। एनपी इज नंबर ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस। अब ये डिपेंड करता है, मीडियन है तो ये n डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। सर यहां n प्लस वन नहीं, n प्लस वन डिस्क्रीट के लिए लेते हैं, ग्रुप के लिए n प्लस वन नहीं लेते, ग्रुप के लिए सिर्फ n लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे n डिवाइड बाय 2 इन केस ऑफ मीडियन। क्वार्टाइल 3 है तो n डिवाइड बाय 4, 4 इक्वल पार्ट्स है, बट उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करिए बिकॉज़ थर्ड क्वार्टाइल है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। करना क्या है आपको, जैसे ही ऑब्जर्वेशंस का एक मतलब क्वेश्चन दिया गया है तो आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, लिटरली 30-40 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल सकता है ये शॉर्टकट यूज करके, राइट। सो कैलकुलेट करना आपने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सभी क्लास का, बस वहीं पे आप लिख सकते हो रफ पेपर पे। फिर आपने एनपी कैलकुलेट करना है तो एनपी यहां से कैलकुलेट हो जाएगा और एनपी को आपने फिट करना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इस तरीके से फिट करना है कि आपका एनपी जो है उससे बड़ी वैल्यू एनयू हो जाएगी, उससे छोटी वैल्यू एनएल हो जाएगी। तो सपोज आपका एनयू आता है 70 और सॉरी आपका एनपी आता है 70, एनयू 77 है और यहां पे ये 69 है, तो ये बिकम्स योर एनएल, दिस बिकम्स योर एनपी, दिस बिकम्स योर एनयू। ये इस तरीके से कुछ आपने सेट करना है। एनयू जो है उस क्लास का जो लोअर क्लास बाउंड्री है। अब सर मुझे क्लास लिमिट दिया जाएगा तो सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना क्लास का आपने डी माइनस डी डिवाइड बाय 2 माइनस करना है, लोअर क्लास लिमिट में डी प्लस 2, डी डिवाइड बाय 2 को प्लस करना है अपर क्लास लिमिट, बस आपको क्लास बाउंड्री मिल जाएगा। आपको एनयू जहां आपका आया हुआ है उसका लोअर क्लास बाउंड्री को कैपिटल एल बोलना है और यूसीबी माइनस एलसीबी ऑफ एनयू क्लास को आपने बोलना है क्लास लेंथ, दैट इज सी। अब कैलसी पे आपने क्या करना है, देखो अगर आपको मे बी अगर फॉर्मूला आपको शायद पता नहीं बट अगर आपने देखा होगा, रियलाइज किया होगा, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि डिनोमिनेटर में एनयू माइनस एनएल आता है, न्यूमरेटर में एनपी माइनस एनएल आता है, मल्टीप्लाई बाय सी होता है प्लस एल होता है। अगर मैं इसका आपको फंडा बताऊं तो ये फंडा कुछ ऐसा है दैट एनपी माइनस एनएल अपॉन एनयू माइनस एनएल इंटू सी प्लस एल। मतलब ये जो है ना ये मीडियन का फैक्टर है या ये पार्टीशन वैल्यू का फैक्टर है। पूरा गेम यहां हो रहा है बट इसका बेस हम यहां लेके चल रहे हैं, इस बेस के आसपास में फैक्टर को ऐड करना है और उसका रेंज दिया हुआ यहां पे सी से कि उतने रेंज में ही वो चीज घूमने वाली है। तो अगर आपका एलसीबी सपोज 200 है तो 200 के आसपास में, और आपका से सी 10 है तो 200 के आसपास में 10 वैल्यूज के अंदर आपका आंसर आएगा डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर दैट यू वर हैविंग। तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ यानी कि रेंज के साथ ऑफ मीडियन और उसको ऐड करेंगे बेस के ऊपर, तो बेस प्लस मीडियन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय रेंज ऐसा आता है वो। तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर ले सकते हो एनयू माइनस एनएल एम प्लस कर दीजिए मेमोरी प्लस, फिर एनपी माइनस एनएल डिवाइड बाय एमआरसी कर सकते हो, इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, ये कैलकुलेशन हो जाएगा फैक्टर का, मल्टीप्लाई बाय सी करिए प्लस एल करिए, उसके बाद आपको मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल आ जाएगा, राइट। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का समय आप बोल सकते हो। आपने जो मीडियन का या क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल का आपका फॉर्मूला देखा होगा, आपका शॉर्टकट, उसको एक बार फटाफट देख लो ताकि वी बोथ आर ऑन दी सेम पेज। सर 50, अरे सार्थक रुकिए ना, मैं क्वेश्चन आंसर्स पे जाऊंगा, आप मुझे बेच के भी रख सकते हो, मैं जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा ना उस समय पे अपन उस चीज को देख लेंगे। अभी मैं सिर्फ कंसेप्चुअल रिवीजन कर रहा हूं, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है।
इज इट डन? आगे बढ़ा जाए। सर हम जब एच एम में एन इज लेस देन वन होगा तो उसको वेटेड ए एम, हाँ सॉर्ट ऑफ बेटा, वैसा आप बोल सकते हो। डन है। आइए मोड की बात करते हैं। अब मोड के केस में क्या है, इट इज द ऑब्जर्वेशन दैट रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एज फार एज डिस्क्रीट इज कंसर्न। मोड यूनी मॉडल भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन बाय मॉडल भी हो सकता है, ट्राई मॉडल भी हो सकता है, मल्टी मॉडल भी हो सकता है। मतलब एक ऑब्जर्वेशन में, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक मोड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, यानी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तब हमने क्या करना है एग्जैक्टली वो यहां पे मैंने बताया हुआ है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दिखते हैं। आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, यहां लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, दैट बिकम्स योर एफ जीरो। उससे कम वाला फ्रीक्वेंसी एफ माइनस वन है, उससे ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी एफ प्लस वन है। ठीक है, या आपको एफ ए, एफ बी, एफ सी, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हो। एफ जीरो क्लास जो है उसका एलसीबी बिकम्स कैपिटल एल, और उसका यूसीबी माइनस एलसीबी बिकम्स योर कैपिटल सी। बस फिर आपको अगेन फैक्टर निकालना है, मोड का फैक्टर, उसको रेंज के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है बेस में। तो फैक्टर क्या निकलेगा, ये रहा आपका फैक्टर, एफ जीरो इंटू टू माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन। ये डिजाइनिंग इस तरीके से किया गया ताकि आपका आंसर नेगेटिव ना है, बिकॉज मोड कैन नेवर बी नेगेटिव। व्हाई मोड कैन नॉट बी नेगेटिव? बिकॉज मोड इज समथिंग विच इज a number of times a thing appears, so either that thing can appear or the thing can not appear। मतलब वो जीरो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन डिवाइडेड बाय एमआरसी, इससे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय सी करिए प्लस एल करिए, आपको आ जाएगा मोड। दैट इज ऑल अबाउट मोड। बहुत आसान है मोड वाला पार्ट। आप आपका फॉर्मूला चेक कर सकते हो, बट रुक जाइए, दो ही पॉइंट है बता देता हूं, फिर आप आपका फॉर्मूला चेक करिए। ये जो हमने देखा ना, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जर्वेशन अगर है, तो मुझे अगर ज्योमेट्रिक मीन दिया गया, अर्थमेटिक मीन दिया गया, क्या मैं हार्मोनिक में निकाल सकता हूं डायरेक्टली? आंसर इज यस। तो जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम, या अदरवाइज बोल सकता हूं जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू एच एम। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी डिफरेंसेस आते हैं हर ऑब्जर्वेशन के, उसके अर्थमेटिक मीन के साथ वो आता है जीरो। मीडियन के केस में या तो जीरो या तो मिनिमम। ठीक है। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करके एक रिलेशनशिप बनाया गया है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, विच सेज मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, एंड यू कैन से मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो। एक बार देख लीजिए, हम डायरेक्टली थ्योरी वाले पार्ट पे जाएंगे इस चैप्टर के। फटाफट से आपके नोट्स में आपने जो बनाया होगा, नोटबुक में आपके जो भी नोट्स आपने रेफर किए होंगे, उसमें इसके अलावा और भी कोई चीज है तो फटाफट से देख लो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से देख लो। होने बाद डन बताओ, अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन। सब जब सर जब क्वेश्चंस में ऐसा आस्क किया हो तो AM इज ग्रेटर देन GM, तो ये पार्शियल ट्रू होगा ना? नहीं, आपको ऑप्शंस वैसे दिए जाएंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यहां आपको बताया जाएगा डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन या सेम ऑब्जर्वेशन है, सो टेंशन की बात नहीं है। हाँ हाँ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल, ये यहां रह गया क्योंकि मैंने यहां पे डिस्पर्शन में साथ में पढ़ाया हुआ है, मैं उस चीज को लेता हूं, उस चीज को डिस्कस करता हूं। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए एक बार चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन को चेक करते हैं। मेरे ख्याल से यहां पे बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन कैसे होता है ये पता होगा, राइट? या नहीं पता है? चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन पता है ना? ओरिजिन के अंदर में क्या हो जाता है, प्लस या माइनस यूज करते हो आप, स्केल में मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करते हो। मतलब क्या होता है बेसिकली, चेंज इन ओरिजिन की जब मैं बात करता हूं, आप उस ऑब्जर्वेशन को जड़ से उखाड़ करके अलग करते हो। मतलब मेरे पास 1 2 3 4 5 है, इसके जगह मैंने 10 9 8 7 6 कुछ तो भी यूज कर लिया, तो टोटल चेंज हो गया। स्केल में ऐसा नहीं होता, स्केल में वैल्यू सेम रहता है ऑब्जर्वेशन का, बस उसका रेंज यानी कि उसका हम उसको मैग्नीफाई कर देते हैं या उसको हम छोटा कर देते हैं, वैल्यू सेम रहेगा। ओरिजिन में वैल्यू चेंज होता है, स्केल में वैल्यू चेंज नहीं होता, राइट? तो यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है प्लस और माइनस चेंज इन ओरिजिन और मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज इन स्केल। आप अगर जो फॉर्मूला यूज करते हो ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसके अंदर में a जो आता है वो ओरिजिन के लिए आता है, b जो आता है स्केल के लिए आता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जितने भी है सब के सब अफेक्ट होते हैं चेंज इन स्केल से, सॉरी चेंज इन ओरिजिन से और चेंज इन स्केल दोनों से। बट मैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करता हूं तो सिर्फ चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है, सिर्फ वैल्यू उनकी सेम रहती है, बाकी वो चेंज हो सकता है। तो इसके लिए मैंने उसको यहां पे डाला हुआ था एक्चुअली। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आपने यूज करना है, जिसमें आपने इंश्योर करना है कि y पहले इंडिपेंडेंट है फॉर्मूला या ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले। दैट वाज अबाउट चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, राइट? यहां पे आइए इस चीज को देखिए, स्क्रीन को जूम कर रहा हूं, आप रीड करेंगे पहले। दो टेबल है, ये एक टेबल देखिए और एक टेबल दिखाता हूं, ये एक टेबल देखिए, एक और टेबल दिखाता हूं। टेबल देखा, डिस्कस करें? हाँ जी, देखिए ये एक टेबल बनाया हुआ है जो आपको इजीली सब कुछ करने के लिए मतलब आसानी हो सकती है। सो अर्थमेटिक मीन जो है, अर्थमेटिक मीन सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे बेस्ट मेथड है, बट सबसे पॉपुलर मोड है बिकॉज वेरी यू कैन से बेसिकली यू कैन इजी टू कैलकुलेट है। बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, जो सब स्टार्ट टू एंड सभी ऑब्जर्वेशंस को, दोनों एक्सट्रीम और मिडल सब ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करेगा, तो वो होता है मीन, तीनों टाइप की मीन, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी, यहां पे सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यहां पे रेसिप्रोकल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस हो रहा है, तो ऑल ऑब्जर्वेशंस आर कमिंग इनटू पिक्चर। सो तीनों में ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी सिर्फ मीन को होती है, बाकी दोनों को नहीं होती है। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होगा क्या? हाँ, तो अर्थमेटिक मीन अफेक्ट होता है बिकॉज अर्थमेटिक मीन में हम सब ऑब्जर्वेशंस कंसीडर करते हैं, तो आपने सैंपल उठा लिया तो जो नहीं उठाया है उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और मीडियन के केस में नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज आप जो सेंट्रल पार्ट है हमेशा सेंट्रल पे फोकस करते हो, तो आप सैंपल भी उठाते हो तो सैंपल का सेंट्रल वैल्यू आप लेने वाले हो, तो डजंट मैटर। सबसे आसान है कैलकुलेट करना मोड,
सार्थक नहीं है, अर्थमेटिक मीन नहीं, अर्थमेटिक मीन में तो वो आपको यूज करना ना, सम निकालना एक्सेट्रा, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है बस उसको देख लो, वो हो गया आपका सबसे इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट। सबसे डिफिकल्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज वहां पर प्रोडक्ट लेकर के फिर रूट लेना है, तो अगर 50 ऑब्जर्वेशंस है तो 50th रूट लेना है, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, राइट। ओपन एंड क्लास के लिए यानी कि सिर्फ सेंट्रल वैल्यूज पे फोकस करने के लिए मीडियन भी काम आता है, सबसे बेस्ट है, मोड भी यूज कर सकते हो बट मीडियन मोस्टली, राइट। एक और टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा वो टेबल। अगर आपने स्पीड, आवर्स पर डे एक्सेट्रा कैलकुलेट करना तो आप हार्मोनिक मीन यूज करोगे, आपने परसेंटेज ऑफ रेशियोज कैलकुलेट करना तो ज्योमेट्रिक मीन यूज करोगे, ठीक है। सबसे आइडल क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, अर्थमेटिक मीन है, राइट। ओपन एंड क्लास के लिए बढ़िया क्या है, मीडियन है। ऑल ऑब्जर्वेशंस के लिए बढ़िया क्या, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। सिर्फ 50% ऑफ वैल्यूज पे क्या डिपेंडेंट है, मीडियन। सैंपलिंग से अफेक्ट नहीं होगा मीडियन, क्योंकि वो सिर्फ सेंट्रल पे फोकस करेगा, बहुत रिजिडली डिफाइंड है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं और आसान भी है, अर्थमेटिक मीन भी, मीडियन भी है। यहां पे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बस सिर्फ जितने ज्यादा बार आ रहा है उसको देखा जाए तो वो मोड आ जाता है। हाँ, एक चीज अभिषेक ने बोली है, मीडियन इज पोजिशनल एवरेज। हाँ जी बेटा, मीन इज सिंपल एवरेज, मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, पोजिशन के हिसाब से वेरी करेगा वो, ठीक है। सिद्धि बोल रही है सर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्यों अफेक्ट नहीं होता है सैंपलिंग वाले इसमें? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। आप ऐसा पूछना चाह रहे हो क्या कि सैंपलिंग में, देखो सैंपलिंग में कैसा होता है ना, सैंपलिंग में सभी ऑब्जर्वेशन लोगे क्या, आप नहीं लोगे, बट आप मीन के अंदर में सभी ऑब्जर्वेशन लेते हो क्या? हाँ। तो अगर सभी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं उसमें से सिर्फ सैंपल उठा रहा हूं तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी ऑब्जर्वेशन में कंसिडर ही नहीं किया, और मेरा मीन जो भी टाइप का है, तीनों भी मीन बोलते हैं, मुझे सभी ऑब्जर्वेशन कंसिडर करो। बट अगर मैं मीडियन लेता हूं उसकी जगह पे, क्वार्टाइल परसेंटाइल लेता हूं, तो सिर्फ सेंट्रल 50% लेता हूं, जितना भी सैंपल है उसका, जिसके लिए वो सैंपलिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वैल्यू के ऊपर नहीं। हाउएवर मीन के अंदर में वैल्यू आ जाती है। यस बलदेवा जी, क्लियर है आपको? यस, थ्योरी पे बढ़ा जाए। देखिए ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, 3 एक पेज होंगे। ब्रेक की जरूरत नहीं ना फिलहाल, ब्रेक की जरूरत नहीं ना फिलहाल, नहीं ना। मुझे शायद बीच में 5 मिनट की ब्रेक देनी पड़ सकती है, मेरी गाड़ी एक्चुअली सर्विसिंग को गई थी, तो वो एनी मोमेंट आ जाएगी, तो उसी समय पे ब्रेक लेते हैं। मैं आपको तब 5 मिनट की ब्रेक दूंगा, मुझे सिर्फ चाबी लेकर के आनी है नीचे से, ठीक है। तो उस समय पे मैं आपको सिर्फ ब्रेक दे दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम कल के जैसा, पहले 8 पॉइंट आपको सामने दिख रहे हैं, या आपके पास पीडीएफ अगर स्क्रीन क्लियर नहीं तो पहले 8 पॉइंट चेक करिए, आपके पास 2 मिनट है। गो थ्रू करना है, पढ़ना नहीं है, प्रॉपरली गो थ्रू करना है, हम डिस्कस करेंगे। चलिए गो फॉर इट फास्ट। गाइस सुनो ना, आपको ये 8 पॉइंट रीड करने हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लेना चाहते हो तो आप आगे इसको रीड करिए, मैं एक 5 to 7 मिनट्स में रिज्यूम करता हूं, ठीक है। सो इफ यू विश टू टेक अ ब्रेक, आप इतना रीड करके 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और हम तुरंत रिज्यूम करेंगे। उसके बाद ब्रेक नहीं लेना तो कंटिन्यू रीड करिए, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूं आपको।
यस, हो गया ऑनलाइन? यस डालना जरा चैट बॉक्स में। ये रीड करके हो गया आपका? हाँ जी, जो थ्योरी अपन तीसरा सेशन ऑलमोस्ट कुछ मतलब फायदा हो रहा है ना इस चीज का, जो सेशन अपन ले रहे हैं थ्योरी के। नहीं तो पता चला मजबूरी में अटेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है ना? अभी भी कोई रिप्लाई नहीं करेगा। अरे फायदा हो रहा है क्या कुछ या नहीं? हाँ पक्का? चलिए लेट्स गो, लेट्स बी क्विक। फटाफट से चैप्टर का ओवरव्यू कर लिया अपन ने, ठीक है? चैप्टर को खत्म करता है। एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, सिंगल वैल्यू मतलब यहां पे आइडियली सेंट्रल वैल्यू है जो बीच में आता है। इन दिस सीरीज सिंस द एवरेज लाइज समवेयर इन बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज लेफ्ट एंड राइट, इट इज समटाइम कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बीच की वैल्यू की टेंडेंसी, मतलब उससे पूरे ऑब्जर्वेशंस की टेंडेंसी। आइडली आइडल एवरेज कौन सा होता है? सबसे बढ़िया सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर किसको बोलेंगे? तो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो सारे हैं, बट उसमें से सबसे अच्छा बेस्ट किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो, उसको बेस्ट बोलेंगे जो रिजिडली और क्लियरली डिफाइंड है, जिसमें कंफ्यूजन नहीं है, जो क्लियरली डिफाइंड है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है। 1 घंटा लग गया कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज नहीं करना चाहेंगे। जो सबसे कम अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, या नॉट अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, मतलब आपने लास्ट का वैल्यू 50 निकाल करके 60 डाल दिया तो भी आपका आंसर लगभग सेम या सिमिलर ही आएगा, जो आगे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, फर्दर एनालिसिस के लिए। स्टैटिस्टिक्स में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप डेटा से इंफॉर्मेशन बना रहे हो, प्रोसेस करके एनालाइज करके उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हो, तो जो डिसीजन लेने वाले हो डिसीजन अच्छा होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन हमको आगे फर्दर ट्रीटमेंट करते आनी चाहिए। अब सैंपलिंग भी करते हो तो वो लीस्ट अफेक्टेड होना चाहिए, और ये सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होना चाहिए। सो क्या क्या पॉइंट्स थे? क्लियरली डिफाइन करिए, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रखिए, सैंपलिंग से लेस अफेक्ट करिए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, और एक्सट्रीम वैल्यूज से मिनिमम अफेक्ट होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला वाला जो पार्ट है, अच्छा इसको मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के एक दिन पहले दिख करके जाना है, एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, इसके पहले 2-3 बार आया हुआ है। Sum of all the observations divided by number of observations we get arithmetic mean. Arithmetic mean या फिर हम इसको x bar भी बोलते हैं। Sum of deviations taken from mean for all the observations is always 0. From x bar जितने भी deviations है, differences है आपके, या variations है, वो आता है हमेशा 0। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। Sum of squares of deviation, क्या बोल रही है? Squares of deviation मतलब xi minus x bar the whole square। ये सम ऑफ डेविएशन मतलब क्या बोल रहा है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ये एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर का समेशन बोल रहा है, ये हमेशा मिनिमम है, मतलब 0 भी हो सकता है या फिर मिनिमम भी हो सकता है। वी कैन यूज कंबाइंड मीन फॉर मोर देन वन सीरीज ऑफ डेटा, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, तो ये दोनों से अफेक्ट होता है। Arithmetic mean is not independent of change in scale and change in origin both, मतलब it is dependent on both, right? Merits और demerits, मेरे ख्याल से आपको मैंने merits तक पढ़ने बोला हुआ है, आपने शायद आगे का भी पढ़ा होगा। merits और demerits को पढ़ते हैं, आइए पॉइंट नंबर 10 तक खत्म करता हूं, फिर आगे का रीड करने के लिए देता हूं, ठीक है? चलिए, सो मेरिट्स यानी कि फायदे क्या है मीन के और नुकसान क्या है मीन के, आइए देखते हैं। सो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। मेरिट्स ये है कि ये क्लियरली डिफाइन किया गया, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, सैंपलिंग से लीस्ट अफेक्टेड है, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पॉइंट ऑफ बैलेंस बिकॉज इट इज सेंट्रल पॉइंट। ये एफ निकाल दिया तो बाकी सब तो हम यहां पढ़ के आए हुए थे कि सबसे अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, तो यहां जब मैं मेरिट की बात करता हूं तो सबसे अच्छा
मीन है, क्यों है मीन? बिकॉज उसमें ये सब चीजें प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि पॉइंट ऑफ बैलेंस, जहां पे आप दोनों साइड के ऑब्जर्वेशंस को बैलेंस करते हो, सिमेट्रिकली बीच में लाइन ड्रॉ करते हो। बट इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि नुकसान क्या क्या है आइए समझते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नुकसान में पहला वाला है नुकसान, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो सैंपलिंग से अफेक्ट होता है क्या? नहीं, सैंपलिंग से अफेक्ट नहीं होता, बट एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है, गलत बात है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। ओपन एंडेड रहा तो उसमें सिर्फ मीडियन या क्वार्टाइल या परसेंटाइल या डेसाइल ही कैलकुलेट होता है। आप ओपन एंड में इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट यूजफुल एवरेज टू स्टडी क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव के लिए आसान नहीं है, न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, उसके बाद ही आप आंसर निकाल सकते हो, तो क्वालिटेटिव पे ये वर्क नहीं करेगा। इट डज नॉट हैव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, मतलब इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन ऑब्जर्वेशन चेंज, मीन चेंज। जेपा है। पॉइंट नंबर 10 टू पॉइंट नंबर 14, गो फॉर इट फास्ट। आई होप आपको समझ रहा है हम जो पढ़ रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछते रहिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़िए। जल्दी पढ़िए, हुआ है तो बताइए। यस, करे रीड। सो मीन कहां कहां यूज होता है? प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स में आज के डेट पे भी आपको बताऊं, आप इंटरमीडिएट में बहुत सारी चीजें कॉस्टिंग वगैरह में देखोगे, टैक्स में भी देखोगे, जहां पे हम मीन को यूज करते हैं। मीन आइडियली यूज किया जाता है, राइट। एस्टिमेट्स यानी कि फोरकास्ट यानी कि प्रेडिक्शन अगर करना होता है कोई भी टाइप का, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? हम मीन को यूज करते हैं। बिजनेसमैन अपने ऑपरेशंस के लिए भी मीन को यूज करता है, जहां वो कोई भी तरह का इनकम हो अपना, आउटपुट हो अपना या प्रॉफिट हो अपना, इसको यूज करता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। मीडियन जो है ये सेंट्रल वैल्यू है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज
and it divides the set of observation into two equal parts in such a way that half of the observations are before the median या above the median, half are below the median. ठीक है, उसके बाद सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज या एब्सोल्यूट डेविएशन. जब मैं एब्सोल्यूट बोलता हूं इसका मतलब है ये एक्स आई माइनस मीडियन, इसका एब्सोल्यूट, ये दो डंडियां आ गई ना साइड में, मतलब नेगेटिव भी होगा तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं. ये हमेशा मीडियम होता है, मिनिमम होता है, यानी कि ये जीरो भी हो सकता है और ये मिनिमम भी हो सकता है, और इसका हम सम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, देन उसके बाद मेरिट्स की बात करते हैं. आइए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मेरिट है कि ये ओपन एंड के लिए यूजफुल होता है, जो मीन के केस में नहीं था. बहुत बड़ी पॉइंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स है, वो अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स था. क्यों नॉट अफेक्टेड है? ये दोनों चीजें क्यों पॉजिटिव है यहां पे? बिकॉज हम सेंट्रल वैल्यूज पे फोकस कर रहे हैं, हम ऑल वैल्यूज या ऑल ऑब्जर्वेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं. ये सबसे सुटेबल है क्वालिटेटिव के लिए, क्योंकि क्वालिटेटिव में भी अब ब्यूटी कंपेयर करना है तो ब्यूटी को मैं परसेंटेज नहीं डालूंगा, नंबर नहीं डालूंगा, बट मैं सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन सा है वो बता पाऊंगा ना. तो मीडियन एक रेफरेंस के लिए हम निकाल सकते हैं. मीडियन कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओजीव्स. हमने ये ओजीव्स में देखा था. डीमेरिट क्या है? नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा डीमेरिट है. फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है इसमें कुछ. एक बार मीडियन निकाल दे खत्म, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता. सैंपलिंग के साथ ये अफेक्ट होता है. और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक अजम्पशन लिया गया है दैट वैल्यूज आर यूनिफॉर्मली डिवाइडेड. ये अजम्पशन भी आइडियली गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज हम जब क्लास बनाते हैं तो उसको हर क्लास में इक्वल यूनिफॉर्म डेटा हम नहीं डालते हैं. हो सकता है कहां कहां अलग अलग चीज होने वाली है. दैट बिकम्स वन ऑफ द डीमेरिट्स. एक बार देख लो, मेरे ख्याल से इसको देखने की तो जरूरत नहीं है, अभी अच्छे से आपको समझ गया होगा. एक बार फिर भी देख लो. आइए आगे बढ़ते हैं. यस, आइए अगला पार्ट. यूजेस ऑफ मीडियन से लेकर के डीमेरिट्स ऑफ मोड तक, पॉइंट नंबर 22 तक. चलिए जल्दी से गो फॉर इट फास्ट. हाँ जी, हो गया क्या? टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहीं पे खत्म करो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. करें डिस्कस.
तो मीन के यूजेस तो हमने देखे हैं, मीडियन के यूजेस को देखते हैं, मीडियन के यूजेस को समझते हैं क्या दिया हुआ है, राइट। अब मीडियन के अंदर में हमें कब स्किल या इंटेलिजेंस ऐसे क्वालिटेटिव चीजों की, सी यहां पे क्वालिटेटिव की बात कर दी गई है ना, तो ये क्वालिटेटिव के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो क्वालिटेटिव में हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। इट इज यूजफुल इन दोज केसेस वेर न्यूमेरिकल थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, न्यूमेरिकल नॉट पॉसिबल, इसलिए तो मैंने यहां पे क्वालिटेटिव लिखा हुआ है। तो जब मीडियम का हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं या एट्रीब्यूट पे फोकस करते हैं, तो यहां पे वो एट्रीब्यूट की चीज दिख करके आ जाती है, वहां यूज होता है। उसके बाद क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेसाइल्स की कहानी स्टार्ट होती है। सो Q1 Q2 Q3, फिर यहाँ पे D1 D2 D3 D4, फिर यहाँ पे P1 P2 P3 P4। क्वार्टाइल्स के अंदर में 4 इक्वल पार्ट्स, डेसाइल्स के अंदर में 10 इक्वल पार्ट्स, राइट। उसके बाद परसेंटाइल्स के अंदर में 100 इक्वल पार्ट्स, राइट। और वहां पे ये Q2 D5 P50 और मीडियन ये सब हेल्प करता है हमें 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करने के लिए। द वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम रिपीटेशंस बोल सकता हूं क्या मैं? हाँ, maximum repetitions is known as mode. Sometimes it can be obtained twice or thrice, मतलब आइडियली ये यूनिमोडल होता है, बट ये बायमोडल भी हो सकता है, या ये ट्राइमोडल भी हो सकता है, या बेसिकली ये मल्टी मॉडल भी हो सकता है। यहां देखिए बायमोडल ट्राइमोडल लिखा हुआ है, राइट। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, एक काम करिएगा ना, सिर्फ आप में से ना जो बच्चे कल इनके पास जाने वाले, मतलब ऑफिस में आप क्लास में जाने वाले हो, तो आप एक बार मुकेश भैया से पूछना, अगर उन्होंने प्रिंट नहीं किया हुआ है ना, तो जहां मैं चीजें लिख रहा हूं ना, मैं ये वाला फाइल होने के बाद देता हूं, उसको प्रिंट कर लो, मतलब आपको लिखने का झंझट ही खत्म, मतलब ऐसा भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है जो भी आपको करना है, ठीक है। आइए मेरिट्स ऑफ मोड भी आपने देख लिया, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। मेरिट्स ऑफ मोड को डिस्कस करते हैं। मेरिट्स के अंदर में पहला है इट इज यूज फॉर ओपन एंड क्लास, जैसे मीडियन को भी यूज किया जाता था, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है। ग्राफिकली हिस्टोग्राम में हमने देखा था, हिस्टोग्राम के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। इट इज सुटेबल वेर मीन इज नॉट सुटेबल आइडियली, मतलब जहां पे आपको मॉडल साइज ऑफ गारमेंट्स निकालना है, आप सपोज फॉर एग्जांपल आपका गारमेंट्स का दुकान है, आपका शूज का दुकान है, तो कौन सी साइज सबसे ज्यादा सेल होती है, आप वो अपने पास ज्यादा स्टॉक में रखना पसंद करेंगे, तो कौन सी चीज ऐसी है, तो वो चीज आपको मॉडल से समझेगी, मोड वैल्यू जो आता है उसके बेसिस पे समझेगी। डीमेरिट्स क्या है, जहां पे हम बात करते हैं बाय मॉडल या मल्टी मॉडल, वहां पे मोड कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब एक मोड नहीं है ना, तीन तीन चार चार मोड है, तो कौन सी चीज को हमने मोड पकड़ के चलना हमारे रेफरेंस के लिए, ये समझना जरा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में, तो वहां थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो मतलब फर्दर केस में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही नहीं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं है, ऑल ऑब्जर्वेशंस पे नहीं है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है ये सिर्फ। अरे इसको क्या हो गया, हाँ, रिजिडली नहीं डिफाइंड है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, रिजिडली मतलब प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, सो नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। चलिए यहां तक अगर हो गया है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन से लेकर के आप यहां तक पॉइंट नंबर 23 टू 28 एक बार देख सकते हो। समझने आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना सभी को? पक्का मजबूरी में अटेंड नहीं करो ना क्लास। सिर्फ सोयाशा ने रिप्लाई किया है बस। बाकी किसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है फिर चलो मैं जाता हूं।
डन। करें डिस्कस फटाफट से। मुझे लगा था बीसीआर से ज्यादा बच्चे यहाँ पे स्टैट्स के रिवीजन के लिए आएंगे या स्टैट्स के थ्योरी के लिए आएंगे, बट यहाँ तो उल्टा बीसीआर से भी कम पॉपुलेशन है, ऐसा क्यों? इसके लिए मैंने आज मुझे ऐसा था कि मैं पूछता हूँ प्रॉपरली कि अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है कि जो हम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा तो बताइए, नहीं तो अपन वैसा प्रोसीजर स्टेप्स चेंज करेंगे, बिकॉज अदरवाइज कुछ सेंस नहीं बनता ना। मैं भी समय डाल रहा हूँ, आप भी समय डाल रहे हो, आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ नो सेंस ना। बट आपने आज बोला है हाँ मजा आ रहा है, सही है, चीजें चल रही है, तो ठीक है। सर कुछ पॉइंट्स छोड़ दिया तो बाकी रिकॉल हो रहा है। जो पॉइंट्स रिकॉल नहीं हो रहे हैं अलग से टाइम निकालिएगा और क्लास होने के बाद जितना भी समय है या कल जितना भी समय है दूसरे डे पे उस दिन पे उसको प्रॉपरली आपके नोट्स में से पहले रिवाइज करिएगा। और फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे क्लास में या पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, राइट। हाँ, इसमें कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर आपके बीसीआर के रिगार्डिंग रिप्लाई नहीं आ रहा है 2-3 दिनों से, तो हम नहीं पूछे क्या? आप मैथ्स की चीज जो भी है स्टैट्स की पूछिए, सिंस ये क्लास की ही बात चल रही है अभी तो वो क्लियर करना जरूरी है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हो चाहिए तो, कि सर ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा मेरा क्वेरी है, मुझे नहीं समझा है, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए लेट्स गो ऑन टू ज्योमेट्रिक मीन। हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखा, रूट है, किस चीज का रूट है? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका प्रोडक्ट लीजिए और सबका प्रोडक्ट होने के बाद आप उसका nth रूट लीजिए, ठीक है। थ्योरी पार्ट होने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। सी थ्योरी पार्ट होने के बाद थ्योरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं इसके साथ ही करवाऊंगा, मतलब 1-2 सेशन उसी के ऊपर। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या रिवीजन आपको चाहिए या नहीं ये आप मुझे बताइए, राइट। तो आप मुझे बताना, उस समय पे हम उस समय पे देखेंगे, शायद 3-4 दिन तो इसी में जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर अपन बात करेंगे। अगर आपको चाहिए तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ ऐसा है कि मेरा भी और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना, राइट। सो अगर हम समय डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए, तो आपको जरूरत है तो मैं जरूर समय निकाल करके वो चीज करवा लूंगा। बट अगर आपको जरूरत है ऐसा बता रहे हो और बट आप आ ही नहीं रहे हो लेक्चर के लिए, तो वैसा होगा तो फिर मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए सो मेरिट्स की बात करते हैं, क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नुकसान है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मीन मीडियन मोड, यहाँ के जो मेरिट डीमेरिट देखे ना अपन ने, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के ऊपर क्वेश्चन एज सच नहीं पूछे गए एज फार एज मेरिट एंड डीमेरिट इज कंसर्न, राइट। चलिए सो मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अगेन क्लियरली डिफाइंड है, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। मीन मतलब सभी पे बेस्ड है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सभी पे बेस्ड है। अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा तो यहां पे हमने जो टेबल देखा ना थोड़ी देर पहले, कौन सा वाला टेबल? ये वाला टेबल, इसी के बेसिस पे मेरिट्स और डीमेरिट्स बन रहे हैं। तो इसको भी विजुअलाइज कर लिया ना आपने एग्जाम में, आपका पूरा काम हो जाता है। इसको भी विजुअलाइज कर लिया तो, राइट। ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड इन फाइंडिंग आउट द एवरेज इंक्रीज और एवरेज डिक्रीज इन इकोनॉमिकल बिजनेस। तो एवरेज इंक्रीज, जब नॉर्मल एवरेज निकालना है अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे, एवरेज इंक्रीज हो रही है चीजें, डिक्रीज हो रही है तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे, स्पीड की बात हो रही तो हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, ठीक है। It is theoretically considered to be best average when large weight are given to small items and small weights are given to large item. तो बेस्ट एवरेज की जगह मैं इसको बोल सकता हूं बेस्ट वेटेड एवरेज। आपने वेटेड एवरेज शायद से पढ़ा होगा, तो इसको हम वेटेड एवरेज के हिसाब से ज्यादा प्रेफरेबल दे सकते हैं। डीमेरिट के अंदर में पहला डीमेरिट है कि इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट इजी टू कैलकुलेट। समय लगता है क्योंकि देखिए फास्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है। क्यों? बिकॉज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, it cannot be calculated when both positive and negative observations are into the picture. It cannot be calculated when one of the observations is zero. मतलब इसका मतलब क्या है? I want only and only positive observations. Negative observation आ गया तो positive का negative के साथ आपने प्रोडक्ट लेना है,
पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो गलत हो गया। जीरो भी आ गया तो जीरो इंटू एनीथिंग विल गिव यू जीरो। तो ये क्यों है? बिकॉज ये नेगेटिव और जीरो इसलिए नहीं आ सकते हैं बिकॉज वी आर टेकिंग प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस का वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे ख्याल से डीमेरिट आपको समझा होगा, ठीक है जी। यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आइएगा फटाफट से। यूजेस क्या है? यहां पे जब आप एवरेज रेशियोज या रेट ऑफ चेंज की बात करते हो वहां इसको यूज करते हैं। हमारे सिलेबस में इसका यूज दिखाया ही नहीं गया है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे 2-3 इंडेक्स नंबर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन को डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज करते हो। लास्ट पेयर्स में था शायद से, नहीं लास्ट पेयर्स में नहीं था, ठीक है, जहां भी था बट आपने यूज किया हुआ है, ठीक है। आप वो चैप्टर को ओपन करके उसका देख भी सकते हो, राइट। चलिए उसके बाद मैं काम करता हूं ना, इंडेक्स नंबर का आपको ज्योमेट्रिक मीन कहां आता है वो दिखाई देता हूं, तो वो हम वहां पे लिख भी लेंगे। यहां आता है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 इंटू फिशर्स में आता है, राइट। हाँ, फिशर्स इंडेक्स नंबर में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हार्मोनिक मीन के अंदर में क्या था? रेसिप्रोकल था। किसका? अर्थमेटिक मीन का, उसका रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल लेना है, अर्थमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल लेना है। इफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय हार्मोनिक मीन देन टोटल रेसिप्रोकल वैल्यू रिमेन्स द सेम। वापस 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 क्या है देखिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल is replaced by harmonic mean then the total reciprocal value of variable remains the same। मतलब आप अगर हार्मोनिक मीन से टोटल कैलकुलेट करना चाहो तो टोटल वैसा ही रहेगा अगर आप वैल्यूज को हार्मोनिक मीन के साथ लगा रहे हो तो, राइट। इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेना बिकॉज आपको शायद इसमें कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम के समय पर। आइए मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन से लेकर के पॉइंट नंबर 33 तक, नहीं 34 तक ही देख लो फटाफट से, मेरिट्स डीमेरिट्स एंड आगे पॉइंट नंबर 34 तक। बताइए होने बात जल्दी से। अरे महेश लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है क्या आज? महेश जी कहाँ हो आप? आइए डिस्कस करें।
मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन अगेन क्लियरली डिफाइंड है, सुटेबल फॉर फर्दर, देखो मीन है, फर्दर सुटेबल हो जाएगा, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो जाएगा। यहां स्पीड अगर आपको निकालना है, रेट्स एंड रेशियोज निकालने हैं, तो उसके लिए टाइम एंड डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो उस चीज के लिए यूजफुल रहेगा, राइट। एट द सेम टाइम प्राइस एंड क्वांटिटी, अगेन इंडेक्स नंबर्स में भी आप यहाँ पे हार्मोनिक मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर में भी इसको यूज किया जाता है बेसिकली। डीमेरिट्स क्या है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट इजी टू कैलकुलेट, सेम लाइक ज्योमेट्रिक मीन, यहां तो रेसिप्रोकल है, वहां तो भी प्रोडक्ट और रूट था। उसके बाद रेसिप्रोकल ले रहे तो वन ऑब्जर्वेशन जीरो है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। इट इज यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ एनालिटिकल डेटा, मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये मेरिट है इसका, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। हार्मोनिक मीन, ध्यान देना, हार्मोनिक मीन इज स्पेसिफिकली यूजफुल इन एवरेजिंग टाइम रेट्स, जहां पे हम बेसिकली स्पीड एक्सेट्रा फाइंड आउट करते हैं। रिपीटेटिव पॉइंट है, वही चीज है। रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, या फिर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, पढ़ा हुआ है। ऑब्जर्वेशन सेम है या ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है तो ये ग्रेटर देन, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, और अगर ये है तो ये सेम है, राइट। तो मतलब सेम ऑब्जर्वेशंस तो सेम मीन्स आ जाएंगे। आइए, मेरे ख्याल से लास्ट के 3 पॉइंट्स है, आइए फटाफट से पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 36, सिर्फ पॉइंट नंबर 36 पढ़ना है, या 30, 35, 36 पढ़िए साथ में, चलिए 35 और 36 पढ़िए साथ में, जल्दी से ज्यादा समय मत लगाओ, जल्दी जल्दी करो। सर जल्दी जल्दी छोड़ दो, क्यों? अब जल्दी हो जाएगा तो जल्दी छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस, डन। डन। यस पीपल, जो लोग अटेंड कर रहे हो लाइव में कुछ आइडिया दे सकते हो, बाकी लोग जो लीव कर रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है? अरे आज मुंबई का मैच है इसीलिए, बैंगलोर का भी मैच है आज। एक काम करते हैं ना फिर, मतलब काफी लोग निकल चुके हैं,
और कुछ लोग मुझे बोलकर भी गए हैं कि सर जल्दी छोड़ दीजिए। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स बचे हुए, इनको हम कल देखते हैं, आप रीड करके आइए, कल डिस्पर्शन स्टार्ट कर देंगे हम। राइट राइट, वैसा करते हैं। यहां पे मैं स्टॉप करता हूं, देखो ये वाला पॉइंट हमने लास्ट किया हुआ है, यहां मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, इसके बाद 35, 36, 37 कल कंटिन्यू करेंगे। इजी है, देख लेंगे, देखा हुआ वही है, और डिस्पर्शन पे जाएंगे कल। ठीक है, तो यहां स्टॉप करते हैं। सी ऑल टुमारो। कल क्या है आपका, कल वेडनेसडे है, राइट। तो कल 6 o'clock को ही हम मिल रहे हैं, 6 to 7:30, 7:45 तक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।